हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। मैं इसमें कुल 50 एमसीक्यूज लेकर आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है। तो पूछ रहा है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिससे वैश्वीकरण की नीति से लाभ नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कृषि क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, बुक बिल्डिंग क्या है। तो बुक बिल्डिंग है हम लोग का विशेषतः निविदाओं के माध्यम से प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव या ऑफर के लिए अभिवादन को आमंत्रित करना। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस कारक को वैश्वीकरण को नहीं बढ़ाया है, मतलब किस कारण ने वैश्वीकरण को बढ़ावा नहीं दिया है। तो वह है आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण से जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा नहीं गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए कृषि क्रेता या विक्रेता द्वारा की गई कार्यवाही को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं आपका प्रतिरक्षा। अपने सामान या अपने व्यापार की रक्षा करने को प्रतिरक्षा कहते हैं। तो 4 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में ही निवेश क्यों करती है। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है और वो ज़्यादातर विदेशों में निवेश करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें अधिक लाभ कमाना होता है। तो 5 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिक लाभ कमाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का, व्यावसायिक समस्याओं में इष्टतम समाधान खोजने के लिए सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना एक अंतःशास्त्रीय गतिविधि है, जिसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं हम लोग प्रचालन अनुसंधान। क्या कहते हैं उसे? प्रचालन अनुसंधान कहते हैं। तो 6 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्ड ने 1700 करोड़ की लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया। तो ये क्वेश्चन जो है VBI क्वेश्चन है। तो 1700 करोड़ की लागत से कंपनी स्थापित किया था, चेन्नई में किया था। ठीक है, तो 7 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन को कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 रिपीटेड है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से क्या होती है। तो अभी आपको बताना है किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो उस देश की राष्ट्रीय आय जो है कुल उपदान आय, उस देश के सभी लोगों की जो है कुल उपदान आय होती है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, उदारीकरण का अर्थ क्या है। तो पूछ रहा है उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त करना। यह भी सही है। बी नंबर है, विभिन्न प्रतिबंधों को समाप्त करना। यह भी सही है, प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं। सी नंबर है, अर्थव्यवस्था को खोलना। यह भी है। तो 9 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह बाध्यकारी कर दिया है कि वो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने के लिए अपने नकदी का कुछ अंश खर्च करे। इसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग संविधिक नकदी अनुपात कहते हैं इसको। 10 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे टेस्ट के रूप में लीजिए। ठीक है, आप पहले मतलब आंसर मत देखिए, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इसे जो है कॉपी में नोट्स बना लीजिए, जब आपके एग्जाम के टाइम में आपको काम देगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग का यहाँ पर, निम्नलिखित में से उन करों या शुल्कों को ज्ञात कीजिए जिनसी प्राप्ति से राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। तो राज्यों के साथ कौन सी जो कर है उसे बांटने की जरूरत नहीं है। तो वह है आपका आयकर और अभिभार। आयकर और अभिभार को जो है राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने के लिए किसके द्वारा सफलता प्राप्त हुई है। तो जो वैश्वीकरण के कारण जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत से देशों में गई है, जैसे एप्पल हम लोग का यहाँ आया है, सैमसंग भी आया है, और जैसे टाटा जैसे रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर गई हैं, तो उन्हें हेल्प किसने किया है। तो WTO किसने हेल्प किया। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। तो 12 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, निम्नलिखित में से वह विषय कौन सा है जो
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का लक्ष्य नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है का मौद्रिक नीति का लक्ष्य कौन सा नहीं है, तो है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना जो है मतलब भारत के न्यायालय का काम है, वो भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या आकर्षित करता है। तो ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कहीं अगर अपना कंपनी लगाती है तो उन्हें क्या चीज़ आकर्षित करता है, तो उन्हें आकर्षित करता है सबसे पहला सस्ता श्रम, वहाँ पे लोग सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो। दूसरा है उत्पादन के लिए तैयार मांग, वहाँ पर जो उत्पादन करने के लिए सामान चाहिए वो सारे सामान वहाँ पर मिल जाते हो। तो 14 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण में योगदान देता है। तो वैश्वीकरण में कौन कौन योगदान देता है, तो है आपका बाहरी व्यापार। बाहरी व्यापार जो है वैश्वीकरण में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, बाजारों का एकीकरण मतलब है। तो बाजारों का एकीकरण जो होता है उसका क्या मतलब होता है, तो पहला उसका है घरेलू बाजार से परिचालन, माल में व्यापक पसंद और प्रतिस्पर्धा मूल्य। तो 16 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, औपनिवेशिक काल के दौरान, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वो क्षेत्र कौन था जिसने मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया था। तो ब्रिटिश लोग जो थे भारत पे मतलब शासन कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा किस पर निवेश किया, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा निवेश किया था आपका कृषि पर, क्योंकि तब कृषि बहुत ही ज़्यादा मतलब धन कमा कर दे रही थी। तो 17 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। तो वैश्वीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है, तो वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है आपका आयत पर कर बढ़ाना। देखिए, अगर आयत पर कर बढ़ा दिया जाएगा ना, कर अगर जैसे ही बढ़ाएंगे तो जो बहुत मतलब जो कंपनियां भारत में आ रही है वो नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि भारत में जो सामान है महंगा हो जाएगा। तो 18 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्थतंत्र में ज्ञान, आधुनिक कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है। तो शिक्षा आदि को क्या माना जाता है, तो ये सब है मानव पूंजी का उदाहरण है। तो 18 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जुड़ने का परिणाम होगा। तो लोगों को आपस में जुड़ने का परिणाम क्या होगा, उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता। देखिए, वैश्वीकरण से पहले जो है ना प्रतियोगिता नहीं थी, मतलब कंपटीशन नहीं था, और जो है वैश्वीकरण के बाद बहुत ही ज़्यादा उत्पादकों को जो है कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वो किसने किया था, वो किया था आपका ऑप्शन नंबर सी, J.M. केन्स ने किया था। किसने किया था, J.M. केन्स ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी जगह में आती है ना, तो बहुत ज़्यादा धन लेकर आती है। धन लेकर आएंगी तो क्या होगा, वो छोटे जो व्यापार है, छोटे पैमाने के उत्पादक, उन्हें वो ख़त्म करना चाहेंगे, मतलब उन्हें वह समाप्त करना चाहेंगे। तो 22 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छोटे पैमाने के उत्पादकों को लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, भारत में नोट जारी करने में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। भारत में जो है नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। और भारत में नोट कौन जारी करता है, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, मतलब भारत में सिक्के कौन जारी कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका वित्त मंत्रालय। सभी जो सिक्के होते हैं वो सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है, और सभी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में जो विनिवेश होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग निजीकरण, उसे निजीकरण कहा जाता है। तो 25 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की गति तीव्र होती है। तो किसकी गति तीव्र होती है, तो वह माल और सेवाएं, निवेश, लोग। तो इसका 26 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होते हैं। ठीक है, तो सब 26 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, अर्थशास्त्र में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है। तो उसे कहते हैं हम लोग सामाजिक अपरिलागत पूंजी। तो उसे क्या कहते हैं, सामाजिक अपरिलागत पूंजी कहते हैं। 27 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है,
कीमत सिद्धांत को ये भी कहा जाता है। तो कीमत सिद्धांत को भाई क्या कहा जाता है देखते हैं। कीमत सिद्धांत को हम लोग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यार। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है वह संयुक्त रूप से कृषि एवं उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का अधिक प्रतिशत है। देखिए भारत में जो है ना, कृषि से ज़्यादा अभी सेवा क्षेत्र से ज़्यादा धन आ रहा है। तो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, 2006 तक विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशें कितनी थी। तो उसकी कुल सदस्य देशें थे आपका ऑप्शन नंबर बी 139। याद रखिए बच्चों 139। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, एंजल का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो एंजल का जो नियम है वो किसके बीच संबंध बताता है। तो उसका सही आंसर होगा आपका मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय। मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय के बीच संबंध स्थापित बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, जब जब पूर्ण उत्पाद वर्धमान दर तक बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हम लोग सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। जब देखिए पूर्ण उत्पाद वर्धमान दर से बढ़ता है तो क्या होता है, सीमांत उत्पाद में जो है वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहां लेन देन जो है रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में रिजर्व बैंक के द्वारा लेन देन नहीं होता है, वहाँ पर कोई अलग बैंक होगी। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित पूंजी का अंग नहीं है। तो किस प्रारक्षित पूंजी का अंग नहीं है। तो है बैंकों और कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा धारित विदेशी मुद्राओं की प्रतिभूतियां। तो 34 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, मुद्रास्फीति के किस कारण से होती है। देखिए मुद्रास्फीति को इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो है किसके कारण से होती है। तो वो है आपका मुद्रापूर्ति में वृद्धि होने से। मुद्रापूर्ति में अगर वृद्धि हो जाएगी तो मुद्रास्फीति आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में मुद्रा जारी करने के लिए विनिमय को लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। उसे कहते हैं हम लोग न्यूनतम रिजर्व पद्धति कहते हैं। तो 36 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन में कौन सा यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है। तो पेपर गोल्ड किसे कहते हैं। पेपर गोल्ड कहते हैं हम लोग UDSDR। किसे कहते हैं, SD और R। ये डी है, ठीक है, SD और R को कहते हैं। तो 37 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता नहीं है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता कौन सी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। ये केवल अपने देश के श्रमिकों को काम पर लगाती है। नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है जिस देश में जाएंगी उस देश के लोगों को काम पर लगाएंगे, अपने देश को लोगों के काम पर नहीं लगाएंगे। तो 38 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो कोई वस्तु है तो उसका मांग किस पर निर्भर करेगा। तो वह है आपका खरीदने की शक्ति। देखिए कोई अगर वस्तु मान लीजिए हम लोग उदाहरण लेते हैं 5 रुपया का है, 5 रुपया का है, तो उसे अंतर क्या करेंगे, ज़्यादातर लोग उसे मतलब खरीद सकते हैं। अगर वही मतलब कोई वस्तु का कीमत है आपका 1 लाख, चलिए 1 लाख जो वस्तु का दाम है, तो उसे जो है सब लोग नहीं खरीद सकते। क्यों, क्योंकि बहुत से लोग भारत में गरीब हैं, अमीर हैं, तो किसी वस्तु का मांग जो है वो खरीदने की शक्ति पर निर्भर करता है। तो 39 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारित संरचना के घटकों को क्या आते हैं। तो उसमें क्या क्या आते हैं। तो वह आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक, ये तीनों आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, कोई फर्म 1000 रुपये मूल्य के एक नए शेयर सीधे व्यक्ति को बेचती है, इसका प्रभाव क्या होगा। तो इसका प्रभाव क्या होगा, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई कंपनी जो है 1000 रुपये के शेयर किसी कंपनी को बेचती है तो इससे जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये बेच रहा है और ये खरीद रहा है। तो ये 1000 में बेचेगा तो ये 1000 में खरीदेगा, तो इससे जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई थी। तो 42 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 43 है,
भारत में वैश्वीकरण द्वारा आकर्षित एफडीआई से संबंधित है। एफडीआई से संबंधित क्या है आपका, तो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो 43 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी जिसे कहते हैं हम लोग, देखिए उसे हम लोग कहते हैं जीएसटी भार। जीएसटी का भार निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है, तो जीएसटी का भार जो है उपभोक्ताओं पर। उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता है हम लोग, क्योंकि हम लोग किसी सामान का उपभोग कर रहे हैं। देखिए उपभोक्ता उसे कहते हैं जो किसी सामान का उपभोग करता है, मतलब इस्तेमाल करता है। तो 44 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ताओं पर। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, वैश्वीकरण को फैलाने में किसकी बड़ी भूमिका निभाई है। तो किसने बड़ी भूमिका निभाई है, तो इसका सही आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकीकरण और परिवहन तकनीक, इन दोनों ने जो है भूमिका निभाई है। तो 45 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो और इसी के साथ आपके कुल 50 क्वेश्चन यानी 45 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।